हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास, ये वीडियो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीआरपीसी के अंदर जो सेशन ट्रायल है इसको फुल डिटेल डिस्कस करेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये पूरी वीडियो लेंदी होगी डेफिनेटली, क्योंकि 225 टू 237 को हमको रटना नहीं है, हमको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, with the help of Indian Evidence Act, with the help of other provisions of CRPC 311, 313 का यूज कैसे होगा, इसका इस्तेमाल करते हुए सेशन ट्रायल पढ़ेंगे। एक्चुअली सेशन ट्रायल को जैसे पढ़ना चाहिए उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मेंस में सीधे, अगर आप यूपी जुडिशरी उठाकर देखिए तो प्रीवियस ईयर सेशन ट्रायल, समरी ट्रायल इस तरह पूछा जाता है। तो आपको सेशन ट्रायल मेंस वगैरह में एपीओ भी बिहार एपीओ मेंस से प्रीवियस पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है। तो रटना नहीं है, हमें अच्छे से समझना है। तो हम इस यहाँ पर सेशन ट्रायल को फुल डिटेल समझेंगे। इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं झारखंड एपीओ इंटरव्यू के लिए, आप लोग चाहें तो मॉक इंटरव्यू के लिए 7838379595 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद मॉक इंटरव्यू करवाती हूँ। मैंने अभी तक 4 स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू करवाया है। इन 4 में से 3 स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए हैं अच्छी रैंक के साथ। तो आप लोग अगर चाहें तो मॉक इंटरव्यू जो सिलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मॉक इंटरव्यू आप लोग का करवाएंगे। अगर आप लोग जो भी इंटरेस्टेड होगा आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल ये आपका स्टार्ट होता है 225 टू 237। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा तैयार हो गया। अब देखो सेशन ट्रायल का स्टार्टिंग कैसे होगा। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर कौन से जाएंगे, पहले तो ये पता हो, वो मैटर जो डेथ से पनिशेबल होते हैं, या जो लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल होंगे, या जो 7 ईयर और आपका मोर देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट से जो पनिशेबल हो, ये ऑफेंसेस का सेशन ट्रायल होगा। ठीक है, अब मामला जाएगा कैसे सेशन ट्रायल में? सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 190 की। सेक्शन 190 सीआरपीसी का सेक्शन 190 बात करता है कॉग्निजेंस की। ये आप लोग को पता होगा। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। इसमें आपके सामने 3 क्लॉजेस दिखेंगे, मैं 1 2 3 में लिख रही हूँ, वहां आपको एबीसी दिखेगा। ओके, ए बी सी दिखेगा। यहाँ पर फर्स्ट में मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेता है, सेकंड में पुलिस रिपोर्ट पर, और थर्ड अदरवाइज की बात करता है। सो हम लेकर चलते हैं पुलिस रिपोर्ट को। एफआईआर दर्ज हुई थी, आप लोग को पता है, पहली वीडियो में एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ 173 में, 173 में पुलिस रिपोर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट दाखिल किया। पुलिस रिपोर्ट जो 173 में आपने दाखिल किया मजिस्ट्रेट के समक्ष, मैजिस्ट्रेट 190 में इस पुलिस रिपोर्ट को क्या करता है, एक्चुअली प्राइमा फेसाई, ऊपर से प्राइमा फेसाई इसको एग्जामिन करेगा, और मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करके टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, magistrate will take cognizance, magistrate actually may take cognizance. The term used under section 190 is the may. So magistrate may take cognizance. May means magistrate is not bound to take the cognizance. Magistrate will apply its own judicial mind. Magistrate will act judiciously. And after examining the police report, ये आपकी police report है. After examining the police report, if magistrate is satisfied that yes, there is sufficient material in the case, we should proceed. We should proceed. Then magistrate will take cognizance, and after taking the cognizance, magistrate ने 190 के 1B में 1 क्लॉज बी में cognizance ले लिया पुलिस रिपोर्ट पर, बट मैजिस्ट्रेट ने देखा कि दैट केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ये केस कौन सा है? एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो मैजिस्ट्रेट यहां पर ट्राई नहीं कर रहा, तो मैजिस्ट्रेट विल कमिट this case under section 209 to the court of session. Magistrate इसको commit करेगा court of session को, because such case is exclusively tribal by court of session. तो ऐसे तो मैटर आता है court of session के, डायरेक्टली court of session cognizance नहीं लेता,
कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट लेगा, उसके बाद इसको कमिटल करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, क्योंकि ये उनके जुरिसडिक्शन में नहीं है, मैजिस्ट्रेट इसको ट्राई नहीं करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइबल है। अब आगे आइए नेक्स्ट पर। अब जब ये मैटर कोर्ट ऑफ सेशन के पास आ गया तो सेक्शन जो 225 है, इट इज द डिक्लेरेटरी प्रोविजन, ये डिक्लेयर करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल होगा, 225 कहता है कि इसको ट्रायल को कौन कंडक्ट करेगा, ये डिक्लेरेटरी प्रोविजन है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल कंडक्ट द ट्रायल। ओके, प्रोसिक्यूशन एक्चुअली पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, ट्रायल तो जज ही करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी सेक्शन 226 की। अब क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पर एक्चुअली, ये तो डिक्लेरेशन हो गया 225 में, एक्चुअली यहाँ पर 226 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को ओपन करता है, ओपनिंग ऑफ द केस। ओपनिंग ऑफ द केस मींस यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल प्रेजेंट, नॉर्मली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो भी ओपिनियन होगा, इन द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर लगता है कि यस ये जो अक्यूज्ड है मिस्टर ए, जिसके अगेंस्ट पुलिस रिपोर्ट, भाई पुलिस रिपोर्ट में इसके अगेंस्ट चार्जशीट लगाई है, तो मिस्टर ए ने, इनके अकॉर्डिंग मिस्टर ए ने 302 का ऑफेंस किया है मर्डर का, सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अकॉर्डिंग इन्होंने 302 का ऑफेंस किया, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल ओपन द केस बिफोर द कोर्ट, और वो नॉर्मल अपनी स्टोरी बताएगा कि किन किन एविडेंसेस के थ्रू, कौन कौन से वो एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा, उसकी स्टोरी क्या है, व्हेन, हाउ दैट ऑफेंस वाज कमिटेड, हाँ व्हेन, कब, कैसे, दैट ऑफेंस 302 वाला कमिटेड बाय मिस्टर ए। सो ये नॉर्मल ओपनिंग होगी, जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है, ये तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करना पड़ेगा कि आपके नजर में आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये ना ऑफेंस किया, तो यहाँ पर ओपनिंग ऑफ द केस हो गई। ओके, अब जब ओपनिंग हो गया तो हम यहाँ से ट्रायल स्टार्ट किया, हमने 225 में डिक्लेरेशन हुआ, सेक्शन 226 में केस की ओपनिंग हुई, और एक्चुअली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यहाँ पर क्या किए, जनरली किन किन एविडेंसेस को वो प्रोड्यूस करेगा, ऑफेंस कैसे हुआ, ऑफेंस कब हुआ, क्या क्या इनके पास साक्ष्य हैं, उनके बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताएगा। एक जनरल, एक आप कह सकते हो कि एक स्टोरी बताएगा कोर्ट को। इस पर एक नॉर्मल हियरिंग होगी, कोर्ट जो है अक्यूज को भी उस पर सुनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप जो भी कुछ कह दोगे कोर्ट सहमत हो जाएगी, यहाँ पर कोर्ट विल अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड, और यहाँ पर दो सिचुएशन निकल कर आ सकती हैं। 226 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पूरी स्टोरी सुनी, दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो हो सकता है द एविडेंस, और जो नॉर्मल स्टोरी, द एविडेंस which were produced initially by the prosecution, और जिनके बारे में उसने बात की है, if there may be situation that court is satisfied, है ना, court is satisfied with the prosecution, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी से, और एक ये सिचुएशन हो जाती है कि कोर्ट को लगता है नहीं नहीं नहीं, कोई मैटर में सब्सटेंस ही नहीं है, देयर इज नो सफिशिएंट मटेरियल कि हम आगे प्रोसीड करें। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट देयर इज नो sufficient material produced by the prosecution and court is not satisfied with the allegations of the prosecution, ठीक है, initially, then court क्या करेगी, accused को डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग से पहले हमेशा डिस्चार्ज होगा, और चार्ज फ्रेमिंग के बाद जब भी accused को छोड़ा जाता है ना, उसको हमेशा एक्विटल होता है। जो चार्ज आपने फ्रेम करे, या तो आप उस पर कन्विक्ट करिए या तो आप उसको एक्विटल करिए। तो क्योंकि अभी चार्ज नहीं फ्रेम हुए हैं, अभी तो नॉर्मल उसके अगेंस्ट चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसके बेसिस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस रखा कोर्ट के सामने, बट कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ओपिनियन, देन कोर्ट में डिस्चार्ज दी अक्यूज्ड। कोर्ट जब भी डिस्चार्ज करेगी तो क्या करेगी, कोर्ट शैल रिकॉर्ड रीजंस, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना भाई, मनमाने तरह से थोड़ी ना करोगे, कोर्ट शैल रिकॉर्ड रीजंस, तो ये रीजन हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन भाई हो सकती है कि दी इनिशियली जो भी कुछ प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी, बातें बताई, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, और कोर्ट को लगता है यस वी शुड प्रोसीड विद द ट्रायल, देयर मे बी सम मटेरियल एविडेंस, देयर मे बी सम मटेरियल एविडेंस जिसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ विच कोर्ट में कन्विक्ट द अक्यूज्ड, और हमें सच का पता चल सकता है।
एटलीस्ट इतना मटेरियल तो है ही कि वी शुड प्रोसीड विद द ट्रायल और कोर्ट अक्यूज के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करे। कोर्ट को ऐसा लगता है इतना मटेरियल तो है ही, तो कोर्ट क्या करेगी? चार्ज फ्रेम करेगी। तो ये हमने 226 में ओपनिंग देखी। ओपनिंग के बाद केस में जान नहीं निकली, देन हम अंडर सेक्शन 227 डिस्चार्ज कर देंगे। अगर केस में जान निकली, मतलब सब्सटेंस, जान का मतलब केस में इतना सफिशिएंट मटेरियल निकला, देन कोर्ट क्या करेगी? सेक्शन 228 में चार्ज फ्रेम करेगी। अब चार्ज फ्रेम करेगी। अब आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए चार्ज फ्रेमिंग की। 211 अगर आपने पढ़ा हो, चार्ज फ्रेमिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब चार्ज फ्रेम करती है ना कोर्ट, तो कोर्ट क्या करती है? चार्ज को रीड एंड एक्सप्लेन read and explain those charges to the accused। इन चार्जेस को कोर्ट पढ़ेगी, पढ़कर एक्सप्लेन करेगी, उसको समझाएगी कि भाई ये तुम्हारे अगेंस्ट पे चार्ज लगे हैं। ये 211 चार्ज फ्रेमिंग के आपने स्टेज में पढ़ा होगा। और अगर कोर्ट ये नहीं करती है तो ये मटेरियल इरेगुलरिटी बन जाती है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रीड एंड एक्सप्लेन द चार्जेस टू द अक्यूज्ड। ये आपको 228 में दिख जाएगा। अब नेक्स्ट क्या सिचुएशन हो सकती है? चार्ज फ्रेमिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हो अपने चार्ट बनाकर। अब देखो हमने क्या करा था, यहाँ पर चार्ज फ्रेमिंग करी। चार्ज फ्रेमिंग के बाद हमने रीड एंड एक्सप्लेन किए थे इन चार्जेस को अक्यूज को। अब चार्ज फ्रेमिंग के बाद ना दो सिचुएशन आ सकती है भाई। फिर एक सिचुएशन ये आ सकती है कि वो मैटर एक्सक्लूसिवली है कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइबल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोर्ट प्रोसीड करेगी, चार्ज फ्रेम करा है और आगे प्रोसीड करेगी। अब क्या हुआ कि इनिशियली कोर्ट को लगा कि अरे ये मैटर तो कोर्ट ऑफ सेशन से नहीं ट्राई होना चाहिए, चार्ज तो जिस सेक्शन में फ्रेम हो रहा है वो तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट या सीजीएम की कोर्ट से ट्राई हो सकता है। तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा? या तो चार्ज फ्रेम करके या तो बिना चार्ज फ्रेम करे इस मैटर को क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। कौन? कोर्ट ऑफ सेशन। ट्रांसफर टू इन्हीं को, मैजिस्ट्रेट या सीजीएम को। और अगर लगा नहीं नहीं एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइबल हो। ये स्टेज हो गई। अब नेक्स्ट क्या था? तो हमने क्या करा? चार्ज फ्रेम करे, पढ़े, पढ़कर सुनाए। जब भी चार्ज फ्रेम होगी, हमने पढ़कर अक्यूज को सुना दिया, समझा दिया। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? चार्ज फ्रेमिंग के बाद जब भी चार्ज फ्रेम होता है, इसको ध्यान रखना, चाहे ऑल्टरेशन में चार्ज फ्रेम हो, चाहे प्रीवियस कन्विक्शन पर दोबारा चार्ज फ्रेम हो, जब भी चार्ज फ्रेम होगा, पढ़ा और पढ़कर सुनाया जाएगा, रीड एंड एक्सप्लेन इट टू द अक्यूज। और एक काम और होता है, कोर्ट यहाँ पर प्ली ऑफ गिल्ट लेती है। प्ली ऑफ गिल्ट, ठीक है? प्ली ऑफ गिल्ट 228 में ही लास्ट क्लॉज आपको दिखेगा, प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट क्या है? एक्चुअली प्ली ऑफ गिल्ट में कोर्ट अक्यूज से पूछती है, भाई तुम्हारे ऊपर जो चार्ज लगे मैंने तुम्हें पढ़ के तो सुना दिया, समझा दिया, अब आप मुझे बताओ वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट। वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, प्लीड गिल्टी और नॉट मीन्स कि क्या आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, 302 का जो चार्ज लगा, 304 का लगा, मारपीट का लगा, रॉबरी, डकैती, रेप, जो भी लगे, जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं, क्या आप उनको एक्सेप्ट करते हो? प्लीड गिल्टी मतलब whether you accept those charges or not, accept or not, क्या आप इनको एक्सेप्ट करते हो? ये नहीं कह रहे कि आप कन्फेशन करते हो कि नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और टेकिंग द प्ली ऑफ गिल्ट। देखो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन 164 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करता है, बट ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर होता है, इसको ध्यान रखना। ये कोई इंक्वायरी और ट्रायल नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पूछता है कि वेदर यू हैव कमिटेड दैट ऑफेंस और नॉट, और आपकी पूरी इच्छा है आप करो कन्फेशन या ना करो, अगर करते हो तो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। यहाँ पर प्ली ऑफ गिल्ट ले रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने अपराध को स्वीकार करो, वो सिंपल पूछता है, कोर्ट सिंपल वहां पर पूछती है whether you accept those charges or not। यहाँ पर दो सिचुएशन होगी, या तो भाई अक्यूज्ड कह देगा यस आई प्लीड गिल्टी, भाई जहां पर आप उसको ऑप्शन दोगे वो दोनों में से एक काम तो करेगा ना, यस यस आई प्लीड गिल्टी, या क्या कहेगा नो 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इनकी चाल है, मैंने ऐसा कोई अपराध ही नहीं करा, इनको प्रूफ करने दीजिए। नो, मैं प्लीड नहीं करता हूं, रादर मैं क्या चाहता हूं, रादर आई वॉन्ट
टू डिफेंड, आई वॉन्ट टू डिफेंड, ठीक, बल्कि मैं डिफेंड करना चाहता हूं, ट्रायल चाहता हूं, मुझे मौका दीजिए, ये जो मेरे ऊपर चार्जेस लगे मैं इनको डिस्प्रूव कर दूंगा, ये सारे चार्जेस झूठे हैं। दो सिचुएशन आएगी। अगर इसने प्लीड गिल्टी किया था, देखो, अगर इसने प्लीड गिल्टी किया था, अक्यूज ने यस आई प्लीड गिल्टी, तो क्या कोर्ट कन्विक्ट ही कर देगी? आप इसको देखिएगा, आगे सेक्शन आपको दिखेगा 229, ये सिचुएशन आएगी आपकी सेक्शन 229 में। यस आई प्लीड गिल्टी, यहां पर दो सिचुएशन देखो हो सकती है। हो सकता है कि यस दी जो भी कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करा था प्रोसिक्यूशन ने वो भी ठीक ठाक था, सफिशिएंट था, तभी चार्ज फ्रेम हुआ और अक्यूज भी गिल्टी प्लीड कर रहा है। तो कोर्ट हो सकता है, यहां पर टर्म इस्तेमाल हुआ है मे कन्विक्ट एंड शैल रिकॉर्ड रीजंस। तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि प्लीड कर लिया आपने गिल्टी को तो कोर्ट कन्विक्ट कर ही देगी, ऐसा नहीं। हो सकता है कोर्ट को लगे किसी तरीके का दबाव है, किसी तरीके का प्रेशर है, तो गिल्टी करने के बावजूद भी हो सकता है कोर्ट ना करे। ये कैसे हम कह सकते हैं? 229 में टर्म लिखा है मे, ना कि शैल। मे कन्विक्ट, अगर आपने कन्विक्ट किया, ठीक है, तो मे कन्विक्ट आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ओके, कन्विक्ट कर दिया देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कन्विक्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं किया, या तो यहां पर नहीं किया, 229 में कन्विक्शन नहीं किया, या फिर इसने खुद ही ये ट्रायल चाहता था। अब ये व्यक्ति ट्रायल चाहता है, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? अब यहां पर हमारा प्रॉपर ट्रायल की बात आती है। प्लीड गिल्टी में अक्यूज ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर सारे चार्जेस झूठे हैं, मुझे ट्रायल चाहिए। आगे की स्टेज क्या होगी? नेक्स्ट स्टेज होगी द कोर्ट विल फिक्स अ डेट। यहां पर एक्चुअली कोर्ट एक डेट फिक्स कर देगी, फिक्स अ डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, कि भाई तुम आए हो, ठीक है, और जो भी आपके पास साक्ष्य आप प्रोड्यूस करिए, बिकॉज अक्यूज तो प्लीड नहीं किया है, वो तो ट्रायल से आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोर्ट एक डेट फिक्स कर देगी। अब देखो कोर्ट ने आज यहाँ पर डेट फिक्स की है, तो अगली डेट ही तो मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब कोर्ट ने यहाँ पर फिक्स किया डेट, आज की तारीख में फिक्स डेट। अब नेक्स्ट डेट मिली मुझे ये वाली, इतने दिन का बीच में गैप हुआ, ये तो गैप हो गया ना इस टाइम को। इस टाइम में हम क्या करेंगे? क्योंकि यार कोर्ट ने तुरंत क्यों नहीं कर दिया? तुरंत कैसे कर दोगे भाई? प्रोसिक्यूशन को समय तो चाहिए, विटनेसेस कौन से हैं, क्या डॉक्यूमेंट है, किनके आधार पर वो प्रूफ करेगा। ये टाइम को कोर्ट यूटिलाइज, प्रोसिक्यूशन यूटिलाइज करेगा किस लिए? फॉर द समनिंग ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट, जो भी मटेरियल डॉक्यूमेंट विटनेसेस आपको जिनको बुलाना है, आप यहाँ कोर्ट को सम्मन करवा लो। अब ये डेट लगी थी, इस डेट पर क्या होगी? इस डेट पर होगी फर्स्ट हियरिंग। अब इस फर्स्ट हियरिंग पर होगा क्या? इस फर्स्ट हियर प्रोसिक्यूशन के पास जितने भी एविडेंसेस होंगे, प्रोसिक्यूशन के पास जितने भी एविडेंस, मटेरियल जो भी इनके पास है। अब आप याद करो इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पर है कि अगर मान लो पीपी ने W1 एक विटनेस प्रोड्यूस करा है, तो सबसे पहले क्या करेगा W1 का? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबसे पहले करेगा, चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा। इस W1 को इन्होंने एग्जामिन कर लिया, देन ऑपोजिट पार्टी को राइट मिलेगा क्या करने का? इसको क्रॉस करने का, क्योंकि भाई तुम जो विटनेस प्रोड्यूस कर दोगे वो जरूरी थोड़ी है क्रेडिबल हो, हम तो इसका क्रॉस एग्जामिन करेंगे। सो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। ऑपोजिट पार्टी विल ट्राई टू इम्पीच द क्रेडिबिलिटी ऑफ W, पूरी कोशिश करेगी कोर्ट के सामने प्रूव करने का दैट W1 इज नॉट क्रेडिबल। ओके, इसके बाद आप कोर्ट से परमिशन लीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप अपने ही विटनेस का, प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेस का क्या करेगा? री एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोड्यूस करोगे, डॉक्यूमेंट्स को लाओगे, यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्चुअली इस स्टेज पर काम करेगा, पूरी कोशिश करेगा प्रोसिक्यूशन कोर्ट को विश्वास दिलाने का
कि यस जो इनके ऊपर चार्जेस लगे मिस्टर ए के ऊपर, इन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया है. ओके, सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल प्रोड्यूस ऑल द रेलिवेंट मटेरियल एट द फर्स्ट हियरिंग, है ना, ताकि एक अपनी तरफ से ये मजबूत केस 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्चुअली इन्हीं के ऊपर है और ये प्रोड्यूस करें. अब पता है इसके बाद होगा क्या? आपने अगर जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा. एक सेक्शन है सेक्शन 313, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पीटी, बहुत इंपॉर्टेंट. 313 यहाँ पर एक्चुअली अक्यूज्ड का ना पर्सनल एग्जामिनेशन करा जाता है. अक्यूज्ड का क्या किया जाता है? पर्सनल एग्जामिनेशन है ये अक्यूज्ड का पर्सनल एग्जामिनेशन है. इसका मतलब इसमें वकीलों का कोई खेल नहीं, ना प्रोसिक्यूशन ना डिफेंस काउंसिल. रादर on the basis of the evidence produced by the public prosecutor at the first date of hearing, the court will examine the accused personally under section 313. 313 में लिखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एविडेंस होने के बाद कोर्ट क्या करती है, एक्चुअली इन्होंने जो भी चीजें ये प्रोड्यूस करी ना, जो भी विटनेस, जो भी मटेरियल, जो भी जितनी भी चीजें इन्होंने प्रोड्यूस करी, कोर्ट इनके बेसिस पर, भाई इनके बेसिस पर ये मिस्टर ए के अगेंस्ट कुछ सारी चीजें निकल के आई. सो मिस्टर ए के अगेंस्ट में कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ मटेरियल एविडेंसेस बने. यहां पर इस स्टेज पर अब कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट अक्यूज्ड को पर्सनली एग्जामिन करे. और इसमें करता क्या है, एक्चुअली कोर्ट enables the accused or actually court inform the accused regarding those circumstances which appears to be against the accused, जो लग रहा है कि accused के अगेंस्ट में जा रहे हैं, accused के अगेंस्ट में जा रहे हैं, जो circumstances, the evidences which were produced by the prosecution, जो evidences prosecution के द्वारा प्रोड्यूस किए गए, जो परिस्थितियां हैं, जो circumstances हैं, जो accused के अगेंस्ट में जा रही हैं, इन सर्कमस्टांस को और इन एविडेंसेस को कोर्ट बताएगी अक्यूज को, ताकि अक्यूज पर्सनली जान पाए कि मेरे अगेंस्ट में क्या क्या सिचुएशन बन रही, सो दैट ही कैन टेक प्रॉपर डिफेंस. और कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि आपका इस पर क्या विचार है. जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा आपकी कोई सीसीटीवी फुटेज दिया गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कोई आई विटनेस प्रोड्यूस किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा वो वेपन प्रोड्यूस किया गया जिससे आपने मर्डर किया, तो कोर्ट क्या करती है, यहाँ पर उन सारी चीजों के बारे में अक्यूज को बताएगी. ये एग्जामिनेशन ओथ पर नहीं होता है बिल्कुल भी, और अक्यूज बाउंड भी नहीं होता है जवाब देने के लिए. आप जो जवाब दोगे, अगर आपने झूठा भी बोल दिया तो भी आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. ओथ पर भी नहीं है, अक्यूज बिल्कुल फ्री है, पूरा फ्रीडम उनको दी जाती है कि वो चाहे तो जवाब जैसा भी देना है. 313 का यहाँ पर एग्जामिनेशन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा. ये एग्जामिनेशन डिफेंस काउंसिल के एविडेंस प्रोड्यूस होने से पहले दिया जाता है. प्रोसिक्यूशन ओवर हो गया, ठीक है, इसके बाद अक्यूज का एग्जामिनेशन किया. अब देखो क्या निकल के आएगी यहाँ पर सिचुएशन. यहाँ पर दो सिचुएशन निकल के आएगी. प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर लिया. देखो दो ही परिस्थितियां तो होंगी, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस देने के बाद दो सिचुएशन होंगी. क्या, या तो प्रोसिक्यूशन वाकई में सक्सीड कर गया, कोर्ट को सेटिस्फाई कर गया कि हाँ मेरे एविडेंसेस इतने सफिशिएंट हैं, मैंने जो मटेरियल प्रोड्यूस करा है वो इतना सफिशिएंट है, जो प्रूव कर रहा है इतना सफिशिएंट है कि जिसके बेसिस पर अक्यूज का कन्विक्शन हो सकता है. या तो एक सिचुएशन होगी, द एविडेंस व्हिच वर प्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर सफिशिएंट इनफ टू कन्विक्ट द अक्यूज. या तो ठीक है आपने अपना काम कर दिया, बट क्रॉस करा डिफेंस काउंसिल ने, और अल्टीमेटली आपके विटनेस की क्रेडिबिलिटी शेक हो गई, पता चला रहे तो झूठा वूठा गवाह था फालतू का, कोई एविडेंस जो आपने प्रोड्यूस करे उसमें इतना फैब्रिकेशन कर रखा था, सो द एविडेंस वर नॉट सफिशिएंट. या तो ये सिचुएशन होगी, दो सिचुएशन होगी ना. देखो अब यहां पर अगर मटेरियल में आपका मटेरियल जो है 313 का भी आपने एग्जामिनेशन कर लिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी हो गया, यहाँ पर क्या निकलेगा, या तो आपका मटेरियल सफिशिएंट निकलेगा या तो सफिशिएंट नहीं निकलेगा. या तो सफिशिएंट होगा या तो सफिशिएंट नहीं होगा. ठीक है, फर्स्ट हियरिंग इसका आप लोग सेक्शन नंबर चाहो साथ में लिखते जाओ. ठीक है, हमने आपको बता दिया था प्ली ऑफ गिल्ट भी हो गया था. सेक्शन नंबर आप लिख लो. 228 में चार्ज फ्रेमिंग हुआ था, 228 में आपका चार्ज फ्रेमिंग हुआ था. 229 सेक्शन नंबर लिख लीजिएगा पीछे जहां पर प्ली ऑफ गिल्ट किया, 229. देन डेट फॉर, ये आपका सेक्शन 230 है.
डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डेट लग गई यहाँ पर इस 231 में, सेक्शन 231 में यहाँ पर एविडेंस भी प्रोड्यूस कर लिया। अब प्यारा देखते जाइए सेक्शन 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने दे दी, ठीक है 231। अब हम आए आगे 232, अगर सफिशिएंट नहीं है, हम यहाँ पर थे, अगर प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस है मटेरियल वो सफिशिएंट नहीं है तो आप क्या करोगे, कन्विक्ट कर दोगे क्या जबरदस्ती, नहीं करोगे ना। कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पर एक्विटल कर देगी अक्यूज का। सेक्शन नंबर क्या है, ये फैक्चुअल है भाई, इनको आप लोग रट लीजिए, चार्ट प्रोसीजर पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर आप याद कर लीजिएगा। देन 232 यहाँ पर एक्विटल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्विटल हो गया देन ओके, अगर मैटर में सब्सटेंस था, मटेरियल सफिशिएंट था, तो फिर एक्विटल नहीं होगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेज, क्या भी तुरंत कन्विक्ट कर देंगे, तुरंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, हर किसी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ना। अभी तो प्रोसिक्यूशन ने अपनी कहानी दी है ना, अभी तो डिफेंस को पूरा टाइम मिलेगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग की। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर सफिशिएंट मटेरियल था, तब हम आगे के प्रोसीजर पर आ रहे हैं। अगर सफिशिएंट मटेरियल था तो कोर्ट विल फिक्स अ डेट, अब एक डेट दी जाएगी, कोर्ट विल फिक्स डेट फॉर डिफेंस एविडेंस, एक्चुअली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस एविडेंस। एक डेट फिक्स की जाएगी। अब मान लो ये डेट फिक्स की गई, ये डेट फिक्स की गई, अब इसके बीच में टाइम तो दिया गया। ये क्यों दिया गया, ये इसलिए दिया जाता है ताकि भाई डिफेंस भी तो अपना केस तैयार कर ले, इनको बहुत सारे विटनेसेस को बुलाना होगा, इनको भी तो तमाम सारे विटनेसेस को बुलाना होगा, तमाम सारे डॉक्यूमेंट को देना होगा, बहुत सारे मटेरियल इनको भी तो प्रोड्यूस करना होगा अपनी इनोसेंस के लिए, ये प्रूफ करने के लिए द अक्यूज इज नॉट गिल्टी। ठीक है, तो इस टाइम को ये यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। सो आपको 233 सेक्शन 233 इस टाइम में डिफेंस अप्लाई करेगा कि इन विटनेसेस को समन किया जाए कोर्ट की तरफ से, ये मटेरियल को डॉक्यूमेंट है, इसको बुलाया जाए, और यहाँ पर फिर डिफेंस काउंसिल अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो भी एविडेंस होंगे अब डिफेंस, और यहाँ पर वो पूरी कोशिश करेगा कि जो भी कुछ इन्होंने प्रोड्यूस करा था उसको रिबट करने का और अपनी इनोसेंस को प्रूव करने का कि ये ऑफेंस जो है मिस्टर ए के द्वारा नहीं किया गया है। ओके, कि ये ऑफेंस मिस्टर ए के द्वारा नहीं किया गया। अब देखो जहां पर ये एप्लीकेशन लगाएगा ना डिफेंस काउंसिल समन करने के लिए डॉक्यूमेंट को, विटनेसेस को, कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय दैट एप्लीकेशन। अगर कोर्ट को लगता है कि आपने किसी समन ऐसे के लिए करवाया है विच में डिले दी प्रोसीडिंग, हम इस व्यक्ति के लिए पूरी प्रोसीडिंग डिले हो जाएगी, तो कोर्ट क्या कर सकती है, यहाँ पर कोर्ट आपकी इस एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेगी। और जिनको लगता है कि ठीक है ये जरूरी है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है अलाउ कर देगी, समन किया जाएगा, इन समन को यहाँ पर करके ये विटनेसेस आएंगे, इनका एग्जामिनेशन होगा, फिर अगेन एविडेंस एक्ट आ जाओ, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, जो विटनेस डिफेंस काउंसिल ने W1 किया ना अपने फेवर में प्रोड्यूस, इस W1 का आप एग्जामिनेशन इन चीफ करोगे, फिर क्रॉस करोगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो री एग्जामिनेशन भी करोगे, तो आपने डिफेंस भी कर लिया। अब हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ, मतलब प्रोसिक्यूशन ने, अभियोजन ने अपनी पूरी जितनी कोशिश थी कर ली, 313 का एग्जामिनेशन हो गया। 313 के एग्जामिनेशन के साथ एक चीज और याद रखिएगा, 313 के एग्जामिनेशन के समय अगर कोर्ट को लगा कि भाई अक्यूज ने जो भी कुछ रिप्लाई दिए इनके बेसिस पर मुझे नए किसी अक्यूज को वो नए किसी मुझे विटनेस को कॉल करना है ना, तो कोर्ट 165 की पावर का इस्तेमाल करेगी एविडेंस एक्ट की, और नए विटनेस को भी कॉल कर सकती है। भाई हमने अक्यूज से जानकारी ली, हमें लगा कि नहीं 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 ये कोई और विटनेस है जिसको आना चाहिए, प्रोसिक्यूशन ने तो उसको बुलाया नहीं, तो कोर्ट 165 की पावर को इस्तेमाल करते हुए 311 रेड विद 311 ऑफ सीआरपीसी न्यू विटनेस को कॉल कर सकती है, किसी विटनेस को सम्मन रिकॉल कर सकती है, एग्जामिनेशन कर सकती है। इसके बाद हमने बताया कि अगर मैटर सफिशिएंटली प्रूव है तो फिर एविडेंस डिफेंस काउंसिल को कहा जाएगा कि आप अपनी डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं, तो डिफेंस यहाँ पर फर्दर तमाम एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा, चीफ क्रॉस ये सब होगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेज होती है, सेक्शन 311 का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर पार्टीज 311 की एप्लीकेशन लगा सकती हैं, ये क्या है, इवन इस 311 का इस्तेमाल कोर्ट भी कर सकती है। ये है क्या, डिफेंस का भी एविडेंस प्रोड्यूस करने के बाद अगर प्रोसिक्यूशन चाहे, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द टर्न, अगर अभियोजन चाहे
कि भाई मैं अब मुझे कोई बहुत स्टार विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट था जिसने मर्डर होते हुए देखा था, ये आई विटनेस था, लेकिन ये कहीं छिप गया था, हम बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं मिला, या मुझे जानकारी नहीं थी, अभी मुझे पता चला, किसी ने बताया, तो मैं आउट ऑफ द टर्न, क्योंकि तरीका क्या है, मुझे जो प्रोड्यूस करना था वो सेक्शन 230 में दिया गया है। 230 बताता है कि प्रोसिक्यूशन अपने जो भी विटनेसेस को देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन तब तो मैंने प्रोड्यूस नहीं करा इस विटनेस को, अब मैं कर रहा हूं, सो डेफिनेटली प्रोसीडिंग को थोड़ा डिले तो करेगा, तो कोर्ट कॉशियस तो होगी। लेकिन अगर कोई विटनेस, इफ एनी विटनेस हु इज मटीरियल, कोई ऐसा विटनेस है जो मटीरियल है, स्टार विटनेस है केस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो क्या हम उसको ना सुने? तो ये इनजस्टिस हो जाएगा ना। इसके लिए 311 का प्रोविजन है सीआरपीसी में। ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीआरपीसी में 311 के तहत एप्लीकेशन लगाएगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा, यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट। कोर्ट विल एग्जामिन द एप्लीकेशन वेरी जुडिशियसली, वेरी केयरफुली, आर्बिट्ररी नहीं होगा, बहुत ही केयरफुली जुडिशियसली इसको 311 के एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाएगा। और अगर कोर्ट को लगा यस ये विटनेस जरूरी है, इसको तो सुनना ही चाहिए क्योंकि ये तो डायरेक्ट विटनेस है, आई विटनेस है, तो कोर्ट यहाँ पर 311 के अंदर ये जो जिस विटनेस को अभी तक नहीं सुना गया था, ये नया विटनेस है, इसको कोर्ट क्या कर सकती है, सम्मन कर सकती है। ठीक है, 311 में। अच्छा, 311 केवल नए विटनेस तक नहीं है, यहाँ पर जो विटनेस सुना जा चुका है, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मुझको फर्दर इससे कुछ और पूछना है, तो यहाँ पर रीसमनिंग भी हो सकती है, कॉल भी कर सकते हो जो कोर्ट में प्रेजेंट है, रिकॉल भी कर सकते हो। तो ये 311 की पावर ध्यान रखना, ये प्रोसिक्यूशन को भी है, ये डिफेंस को भी है, और ये कोर्ट को तो है ही है। अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 165 पता हो ना, ये सबसे अच्छा सेक्शन है ट्रायल को समझने के लिए। बीइंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यू कैन नेवर डिनाई ना, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपकी बारी निकल गई। बीइंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट्स योर ड्यूटी टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एविडेंस। इफ एनी विटनेस, कोई भी विटनेस who appears to be material witness or a star witness in the opinion of the court, but he is not presented before the court neither by the prosecution nor by the defense counsel. इसको ना तो प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस करा ना डिफेंस ने प्रोड्यूस करा, बट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज द स्टार विटनेस और ही मे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये डिसाइड करने में कि अक्यूज कन्विक्ट किया जाए, एक्विटल किया जाए। तो कोर्ट 165 की पावर का इस्तेमाल करते हुए रेड विथ 311 कोर्ट खुद सुओ मोटो अपने आप किसी विटनेस को कॉल कर सकता है, सम्मन कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 311। ये डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा सेशन ट्रायल में, बट ये एक्चुअली इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इस 311 का इस्तेमाल हो सकता है आउट ऑफ द टर्न जाकर। नॉर्मली तो आप प्रोसिक्यूशन 230 में बुलाता है और डिफेंस काउंसिल जो भी विटनेसेस को प्रोड्यूस करना है वो 233 में बुलाता है, बट आउट ऑफ द टर्न जाकर आपकी बारी निकल गई है और अब आपको कोई विटनेस मिल गया तो आप क्या करोगे, तो आप 311 का एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो प्रोसिक्यूशन ने भी अपने एविडेंस दे लिए, डिफेंस ने भी दे दिया, मैटर क्या होगा, या तो प्रोसिक्यूशन का पल्ला भारी होगा या तो डिफेंस का होगा, या तो इनके एविडेंस मजबूत होंगे या तो डिफेंस के मजबूत होंगे। यहाँ पर क्या है, जैसे ओपनिंग अप होती है केस की पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, अकॉर्डिंगली द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल सम अप द केस। क्या करेगा, कंक्लूड करेगा केस को और सम अप करेगा जो भी कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस करे हैं दोनों पक्षकारों के द्वारा, सम अप करेगा केस को। आर्ग्यूमेंट होंगे यहाँ पर, आगे क्या होगा, सेक्शन हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, 233 तक हो गया, देन 234 आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट में एक्चुअली क्या होगा भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस करे, डिफेंस काउंसिल ने जो किए, उन पर फाइनली सम अप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिफेंस काउंसिल को रिप्लाई करने का राइट नहीं है, आप उसको रिप्लाई करो, आप इनकी बात को रिबट भी कर सकते हो। अगर कोई लॉ पॉइंट भी निकल के आता है तो उस पर भी पब्लिक जो डिफेंस काउंसिल है वो अपना रिप्लाई दे सकता है। अब आर्ग्यूमेंट की बात फाइनल होगा क्या, दोनों पक्षकार तो अपने अपने साक्ष्य दे चुके हैं ना, फाइनली समअप हो गया, अब डिफेंस के पास कुछ बचा भी नहीं है, उसे पूछा भी गया कि भाई अब कुछ नहीं है, जितना था पूरी मेहनत कर ली मैंने, अब मेरे पास कोई कुछ भी मटेरियल नहीं है। देन फाइनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल सम अप द केस, आर्गुमेंट वगैरह हो गया। इसके बाद दो ही चीजें तो निकल के आएंगी भाई, आप अगर जज हो जाओगे क्या करोगे, दो ही तो करोगे, या तो अक्यूज का कन्विक्शन बन रहा होगा या तो एक्विटल बन रहा होगा, एक से। ठीक है, अब हम आते हैं अगर कन्विक्शन बन रहा है। ठीक है, देखो एक्विटल बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एक्विटल करेगी कोर्ट,
कैसे करेगी? एक्विटल करेगी, तो ध्यान रखिएगा, चाहे डिस्चार्ज करेगी चाहे एक्विटल करेगी कोर्ट, ठीक है, चाहे डिस्चार्ज चाहे एक्विटल करेगी। सेक्शन 235 सेक्शन नंबर, थोड़ा फैक्चुअल है देखना पड़ता है, सेक्शन 235 में एक्विटल करेगा और यहाँ पर रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे आपको, रीजंस रिकॉर्ड होंगे। अगर कन्विक्शन हुआ यहाँ पर, फिर ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कन्विक्शन हुआ तो आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा होगा चार्ज फ्रेमिंग में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, 211 का सब क्लॉज 7 ये बात करता है अगर कोई अक्यूज, और ये बात एक्चुअली आपका सेक्शन 236 भी करता है, 236 सीआरपीसी में सेशन ट्रायल में। अब मान लो अक्यूज हमारा कन्विक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो प्रोसिक्यूशन क्या चाहता है? प्रोसिक्यूशन का दिल तो भर नहीं रहा इसी केस में कन्विक्ट होने से, वो चाहता है कि मैं इसको जितनी ज्यादा पनिशमेंट हो सके ना मैं उतना दिलवाऊंगा, और ये कहता है चिंता मत करो, अग्रीव से कहता है चिंता मत करो, इसको मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये पहले भी ऑफेंस कर चुका है। So if prosecution wants to enhance the punishment of the accused, तो वो क्या कहेगा कोर्ट से? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगा कि भाई ये व्यक्ति तो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है और ये सेकंड टाइम फिर कर रहा है अपराध, तो कोर्ट क्या कहेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कहने पर कोर्ट क्या करेगी? 200 सब क्लॉज 7, 211 का सॉरी सब क्लॉज 7 बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन पर चार्ज फ्रेम करने का, और कोर्ट यहाँ पर क्या, भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कहने से तो काम चलेगा नहीं, आप जो भी आरोप लगा रहे हो कोर्ट उसको फ्रेम करेगी, अब कोर्ट प्रीवियस कन्विक्शन पर चार्ज फ्रेम करेगी। ये चार्ज फ्रेम कर दिए, जब भी चार्ज फ्रेम होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? ये चार्ज पढ़ के तो सुनाओ कि उसको कि उसका क्या हुआ है ये, तो आप ये क्या करोगे? इन चार्जेस को रीड एंड एक्सप्लेन करोगे, रीड एंड एक्सप्लेन, आप इनको पढ़कर सुनाओगे, अक्यूज को कोर्ट पढ़कर सुनाएगी कि भाई तुम्हारे ऊपर ना प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज लगे हुए हैं, क्या तुमने, अब जब चार्ज लगाओगे तो अगेन अगली प्रोसीजर क्या होता है? जब भी चार्ज फ्रेम होता है तो रीड एंड एक्सप्लेन तो करते ही हैं हम, उसके बाद पता है क्या करते हैं? प्ली ऑफ गिल्ट लेते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, प्ली ऑफ गिल्ट। कोर्ट पूछेगी अक्यूज से कि भाई ये प्रीवियस कन्विक्शन का जो चार्ज तुम्हारे है, ये प्रीवियस कन्विक्शन का जो हमने तुम्हारे ऊपर चार्ज फ्रेम करा है 211 सब क्लॉज 7 में, क्या इस चार्ज को एक्सेप्ट करते हो? क्या मान रहे हो कि पहले तुम्हें कन्विक्ट किया गया कोर्ट से, या नहीं करते हो? तो अक्यूज क्या कहेगा? ये कौन सी बात है, मैंने तो ऐसे कभी सुना, मतलब हुआ ही नहीं मेरे साथ ऐसा, ये गलत बात है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। या तो प्लीड गिल्टी कर लेगा या तो नहीं करेगा, या तो नो या तो यस, या तो कहेगा यस आई प्लीड गिल्टी, यस आई प्लीड गिल्टी, तो कोर्ट क्या करेगा? कन्विक्ट तो कर ही रहा था पहले, तो ये प्रीवियस कन्विक्शन क्यों किया है? एक्चुअली प्रीवियस कन्विक्शन के बेसिस पे पता है क्या होता है? इनहांस हो जाता है पनिशमेंट या कैटेगरी बदल जाती है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा? कन्विक्ट तो करेगा ही, प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से इसका पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा, कर दिया। अब इसने कह दिया नो, नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तब क्या करोगे? क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये चार्ज लगवाए तो साबित करो, तो फिर क्या करेंगे? इसने तो मना कर दिया, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर दायित्व होगा कि वो प्रूव करे प्रीवियस कन्विक्शन को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल प्रूव द प्रीवियस कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव कैसे करोगे? सीआरपीसी का सेक्शन 298 है, इसमें तमाम तरीके दिए हैं, जैसे प्रीवियस जो जजमेंट था उसका कन्विक्शन वाला पार्ट लगा दो कोर्ट में, है ना, तमाम तरीके हैं। जेलर का सर्टिफिकेट वो सर्टिफाई करके लगवा दो कि ये इतने से इतने टाइम कोर्ट में रहा है कन्विक्ट, इस केस में केस नंबर वगैरह वो सब पैराग्राफ लगा दो, तो 298 के अकॉर्डिंग वो प्रूव कर देगा। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रूव कर ले गया तो भी तो कन्विक्शन ही होगा, कन्विक्शन होगा, कन्विक्शन होगा, और ये प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव हो गया, इसकी वजह से क्या होगा? इनहांस होगा पनिशमेंट, इनहांसमेंट होगा। जब भी कन्विक्शन होगा ध्यान रखिएगा कोर्ट क्या करेगी? हियरिंग होती है एक, हियरिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, क्या होगी? एक्चुअली हियरिंग होगी लास्ट में, ठीक है, कि भाई इनको कितना पनिशमेंट दिया जाए। अब यहाँ पर जब हियरिंग होगी, यहाँ पर हो सकता है 360 के प्रोविजन भी लग जाए, वो नेचर को देखकर, ऑफेंस के, अक्यूज को देखकर, हो सकता है प्रोबेशन वगैरह पर छोड़ दिया जाए, तो अगर उसके रूल्स लगेंगे देन प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। कितना पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, उस पर इसकी सुनवाई होगी और अकॉर्डिंगली उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कन्विक्शन पर आएंगे। अब क्योंकि हम कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ रहे हैं तो हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है यहाँ पर, क्या?
अब हम कोर्ट ऑफ सेशन है तो ऐसा भी तो हो सकता है हमने इनको क्या दे दिया हो, डेथ सेंटेंस दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है, डेथ सेंटेंस दे दिया हो। तो डेथ सेंटेंस दोगे तो क्या तुरंत डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट हो जाएगा? नो। जब डेथ सेंटेंस दोगे, देखो ये सब चीजें आपको सीधे एग्जैक्टली हर चीज बैराक में नहीं मिलेगी, लेकिन आप ऐसे चार्ट बना के आओगे मीन्स में, तो डेफिनेटली ये पूरा सेशन ट्रायल है। डेथ सेंटेंस अगर दिया तो सेक्शन 366 का कॉम्प्लायंस करोगे सीआरपीसी का। ये क्या कहता है कि डेथ सेंटेंस होने पर जो भी कंसर्न हाई कोर्ट है, मान लो ये बरेली की कोर्ट ने या बदायूं की कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, सेशन कोर्ट ने, है ना, बदायूं की कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस दिया, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन से ऊपर जाएगा, कंसर्न हाई कोर्ट इनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मैटर जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या कहता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को सेक्शन 368 में पावर है बहुत सारी, है ना। क्या करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट? या तो डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर सकता है, हम इधर की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, या तो डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर सकता है, ओके, तो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जब तक डेथ सेंटेंस पे कंफर्मेशन कब तक नहीं होगा, एक चीज और बहुत समझने वाली है यहाँ पर, देखो, पता है क्या, कोर्ट ऑफ सेशन ने तो दिया डेथ सेंटेंस इनको, किनको, हमने मिस्टर ए को अक्यूज बनाया था, है ना, मिस्टर ए को डेथ सेंटेंस दिया, तो डेथ सेंटेंस होने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन से मामला कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, किस लिए, कंफर्मेशन के लिए। कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है, 366 में लिखा है, डिक्लेरेशन इसमें की है। और एक डिक्लेरेशन और की है, सेक्शन 374 सीआरपीसी, पता है क्या कहता है, सीआरपीसी कहता है कि जो अक्यूज कन्विक्ट है इसको एक राइट मिला है अपील करने का, ये भी तो उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये अक्यूज जाएगा 374 का इस्तेमाल करते हुए इसी हाई कोर्ट में, क्या करेगा, अपील करेगा कि भाई ये जो कोर्ट ऑफ सेशन ने मुझे डेथ सेंटेंस दिया ये गलत है, नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम कर देते, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देते और कम कर देते, अपील में जाएगा या एक्विटली कर देते, जो हाई कोर्ट, यही हाई कोर्ट अपील को सुन रही है और यही हाई कोर्ट को डेथ सेंटेंस को कंफर्म करना है, दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इसके लिए प्रोविजन क्या बनाया है, हाई कोर्ट को तो 368 में बहुत पावर है, 368 में वो कंफर्म कर दे, हो सकता है इसको बिल्कुल एक्विटल कर दे, हो सकता है डेथ को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दे, हो सकता है दूसरे सेक्शन में चार्ज फ्रेम कर दे और दोबारा ट्रायल के लिए बात कर दे, बहुत कुछ हो सकता है, इंक्वायरी कराए, नए एविडेंसेस खोले, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब ये कंफर्मेशन तक हम रहेंगे, वो तो अपील की बातें हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट तब तक डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं करेगी जब तक अक्यूज ने या तो अपील को किया हो तो अपील डिस्पोज ऑफ ना हो गई हो, ओके, या तो फिर अपील करने का टाइम जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर ना हो गया हो, क्योंकि पता चला अभी तो अपील करने का टाइम बचा था और तुमने कंफर्म कर दिया, फिर क्या होगा, ये तो अपील में जा सकता था ना, और अपील में जाते तो हो सकता है एक्विटल हो जाता। इसीलिए हाई कोर्ट इंतजार करेगी जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होगी, तब तक इसके कंफर्मेशन पर काम नहीं होगा, और तब तक ये बेचारे कहाँ पड़े रहेंगे, जेल में पड़े रहेंगे, ओके। तो ये पूरा आपका सेशन ट्रायल है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से आप लोग पढ़िए, पूरा चार्ट के फॉर्म में अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बिहार एपीओ लगा है, तमाम एपीओ मींस जुडिशरी, यूपी जुडिशरी का तो पेट ही है, मतलब ट्रायल पूछते ही, और अगर आपको सेशन ट्रायल समझ में आ गया तो फिर बाकी ट्रायल भी समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।